हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्या। इस वीडियो में आपको मिलेगी क्या, एक दिखाई दे रहा होगा आपको, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सिंप्लीफिकेशन एंड अर्थमेटिक के 9-10 क्वेश्चन, आई थिंक 9 ही है, 9 क्वेश्चंस। ठीक है। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब नहीं सब्सक्राइब करा है तो जल्दी से सब्सक्राइब करो। बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलना, उससे क्या होगा, आपको लेटेस्ट वीडियो की नोट, ये देखो बिल्कुल सब कुछ अच्छे से सजेस्ट कर रहा है कैसे करना है सब्सक्राइब। LIC AO का हम अब धूमधाम से तैयारी कर रहे हैं। क्या है भैया, 7 AM का तो मैंने फिक्स कर दिया, मैं उस शेड्यूल को बिगाड़ नहीं सकती, बहुत लंबा शेड्यूल है वो। 95 डेज का ये शेड्यूल है। और RRB क्लर्क आपको 7 AM पे तो मिलना ही मिलना है, चाहे कुछ हो जाए। आपका मन हो तो पढ़िएगा, नहीं मन हो तो छोड़िएगा। वीडियो आपको डेली मिलेगी। 10 AM को अब मैंने RRB PO का थोड़ी टाइम के लिए पॉज कर कर LIC AO का 3 अक्टूबर, 2 अक्टूबर तक तो डेफिनेटली ये मिलेगा मिलेगा। 3 अक्टूबर एग्जाम है तो क्या करना है, उस दिन एनालिसिस देंगे। LIC AO का आपको क्या मिलेगा, सबसे पहले इस टाइम रख देते हैं DI का। ठीक है। 10 बजे आपको मिलेगी DI, 2 बजे आपको मिलेगी अर्थमेटिक, और रात के 10 बजे आपको मिलेगी आ, क्या, पजल। दिन के 4 वीडियो मिला करेंगे, फिर से सुन लो। 7 बजे, सुबह 7 बजे मिलेगी आपको मैं थोड़ी सी स्क्रीन बदल लेती हूँ। सुबह 7 बजे मिला करेगा RRB 7 AM को, RRB क्लर्क का एक वीडियो। ठीक है। और 10 AM को आपको मिलेगी LIC AO की एक वीडियो। 2 PM को दोपहर में मिला करेगी अर्थमेटिक की, LIC AO की ये मिला करेगी DI, और 2 बजे मिलेगी अर्थमेटिक LIC AO के लेवल। देखो, याद रखना, ये 3 दिन, ये 2 अक्टूबर तक अगर आप मेरे साथ रहे, मुझे लगता है 3 अक्टूबर को भी मैं शेड्यूल करूंगी, ये तीनों वीडियो शेड्यूल होंगी और मेरा एनालिसिस भी आएगा। 4 वीडियो तो ये मिलेंगी मिलेंगी, और 3 अक्टूबर को और एनालिसिस भी आएगा, 5 वीडियो मिलेंगी उस दिन। क्योंकि यही लेवल RRB PO का भी है। जितने भी RRB PO के लिए तैयार हो रहे हो और चाहते हो 2026 के में एक अच्छी सी जॉब ले लेना, तो याद रखिएगा, ये छोड़िएगा मत कोई भी क्लास। LIC AO आप कह सकते हो एक अपग्रेड वर्जन है RRB PO का। देखो भैया, RRB PO में भी इंग्लिश का कोई रोल नहीं है, मेंस में है। मेंस में इंग्लिश आती है, इंग्लिश जो लोग बच्चे इंग्लिश में अच्छे हैं, जिन्हें लगता है मैं हिंदी में अच्छा नहीं करता, वो इंग्लिश में ही देते हैं, और यहाँ पर हिंदी का वेटेज मिल जाता है। मगर LIC के मेंस में इंग्लिश का भी वेटेज है। इंग्लिश, 1 सेकेंड, इंग्लिश है या नहीं है, 1 सेकेंड में चलो वो देख लेती हूँ अभी। आई डोंट थिंक कि है। 1 सेकेंड रुको, पहले अभी मैं ये पहले कंफर्म करूँ मेंस में इंग्लिश है या नहीं है। है। रीजनिंग है, GK है, डेटा एंड लो जी, यहाँ भी इंग्लिश नहीं है। बात समझ में आई, मैं कह रही थी अपडेटेड वर्जन है ये RRB PO का। इंग्लिश लैंग्वेज के नाम पर सिर्फ और सिर्फ इन्होंने डिस्क्रिप्टिव दिया है, वो भी हलवा देंगे, क्योंकि 9 नंबर पे ये कट ऑफ निकल जाएगी, हलवा आएगी हलवा। आप देख लो, ये कुछ नहीं है, ये अपडेटेड वर्जन है RRB PO का। LIC AO के लिए तभी हाहाकार मचा रहता था। फिलहाल ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट रहेगा LIC AO का। इससे पहले LIC AO नहीं दिया था मैंने। ठीक है। अब सुनो यार, पहले 1 सेकेंड, अब मैं आप लोगों को बता दूं क्या कहती है कहानी। कहती है RRB PO इक्वल टू, एक काम करो, लेस देन इक्वल टू LIC AO। लेस देन AO इक्वल टू इसलिए लिख दिया क्योंकि वहां डिस्क्रिप्टिव दिखाई दिया, यहाँ डिस्क्रिप्टिव नहीं होता है। ठीक है। बात समझ में आई। ये 300 नंबर तक ले जाता है, ये 200 नंबर तक रह जाता है। बात हो रही है मीन्स की। पहला वीडियो इसलिए मैं थोड़ा सा खिचड़ी पका दे रही हूँ इसमें, नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ नहीं होगा। ठीक है। LIC AO एक अपडेटेड वर्जन है RRB PO का। अगर RRB PO दे रहे हो तो ये कोई भी वीडियो छोड़ना मत, सारे के सारे वीडियो पूरी लगन के साथ करो। मेरे वीडियो पर, मेरे चैनल पर
7 AM को आपको मिलेगा आरआरबी क्लर्क से रिलेटेड एक लेक्चर, मिलेगा ही मिलेगा पूरे 95 डेज तक। मैंने शेड्यूल कर दिया है पूरा का पूरा कंटेंट। और जब इसके 95 डेज में के बाद तो एग्जाम होने वाला है, जब एग्जाम से 10 दिन या सिर्फ 7 दिन रह जाएंगे, 10 दिन ले लेते हैं, तो फिर आपको मैराथन मिलेंगी। 50-50 लेक्चर, 50 पजल की, 50 पजल, फिर 50 पजल, क्योंकि मेरे पास 250 पजल हम कर चुके होंगे, तो मुझे मिनिमम 5 तो डालने ही पड़ेंगे, तभी 50-50 पजल का रिवीजन हो पाएगा। ठीक है। तो उस टाइम मैराथन मिलेंगे, 50-50 पजल की पूरी पूरी मैराथन चलेंगी। और फिर डीआई की भी मैराथन चलेंगी, वो बात का बात है, लास्ट 10 डेज के लिए वो शेड्यूल हो चुका है। ठीक है। 7 AM आरआरबी क्लर्क फिक्स है। और बात रही 10 AM, फिलहाल अभी के लिए हम करेंगे LIC EO का डीआई। और 2 PM हम करेंगे LIC EO का अरिथमेटिक, जो कि अभी चल रहा है। वेरी गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। और 10 PM हम करेंगे LIC EO का पजल। और कुछ टॉपिक रीजनिंग के भी उठा लेंगे, जैसे कि ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, स्लॉग्स, चाइनीज कोडिंग। ठीक है। वो उठा लेंगे वो बीच बीच में, क्योंकि अब इससे ज्यादा वीडियो अपलोड करना मेरे बस की नहीं है, मैं एक ही में उठा के कवर कर दूंगी। ठीक है। ये परफेक्टली आपको डेली बेसिस पे अब मिला करेंगे 3 अक्टूबर तक। उसके बाद पीओ का लाइनअप करेंगे। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, LICO के लिए इसमें लिंक नहीं लगी है। LICO की पहली ही लिंक है, आप जाओ वहां से डीआई कवर कर सकते हो। अभी सिर्फ डीआई की ही लिंक लगाई है, उसके बाद मैं 3 लिंक और ऐड कर दूंगी। एक डीआई की लिंक आएगी, एक अर्थमेटिक प्लस सिंप्लीफिकेशन प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन प्लस नंबर सीरीज, और उसके बाद एक पजल। 3 सीरीज मिलेंगी LICO की, टॉप पर ही मिल जाएंगी, उसमें आप जाकर कवर कर लेना। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेंगी, और कहाँ मिलेंगी। ठीक है। और ये है आपका प्री। भैया, जो लोग अभी भी नहीं जान पाए हैं वो जान लो, निगेटिव मार्किंग नहीं है। पूरे 100 क्वेश्चन करके आने हैं आप लोगों को, कुछ भी छोड़ के मत आना, सब करके माना। सब करके आना, इंग्लिश भी कुछ कटने वाला नहीं है, और 9 नंबर आ जाएंगे। 35 35 में से मिनिमम, मिनिमम मान के चलो भैया 55 लाने हैं। मिनिमम 55 से ज्यादा ही सोचना, ज्यादा ही लाने हैं। मिनिमम मैं तो कह रही हूँ 58 सोचो। 58 से 60 के बीच अगर कर पाए पॉजिटिवली, बिना किसी तुक्केबाजी के साथ, इस 70 में से आपको 55 या 60 नंबर लाने हैं। केवल 10 नंबर ना के बराबर मानना, और उसमें भी करके आना, छोड़ के मत आना। ठीक है। 55 और 65 नंबर तो आपको पॉजिटिवली सही करने हैं, चाहे कुछ हो जाए। ये देख लो, फिर से देख लो एक बार। नो निगेटिव मार्किंग। मेंस में भी कोई निगेटिव मार्किंग नहीं है, अगर 120 क्वेश्चन आपकी आंखों के सामने है, पूरे के पूरे आपको करके आने हैं। 300 मार्क्स हैं, एक भी नंबर सही हो गया डायरेक्ट 3 नंबर मिलेंगे। एक भी नंबर सही हो गया डायरेक्ट 3 नंबर। बात समझ में आई? इसमें 2 नंबर, और नहीं अगर कोई गलत हो रहा है तो कोई बात ही नहीं। मगर ये भी देखो कर चलो, इस 90 में से 40 लाने हैं आपको, 45 लाने हैं आपको। इस 90 में से 40 और 45 लाने हैं। ये जो चीज इन लोग ने करी है, ये खतरनाक करी है, मानो मत मानो। पीछे चलो, पीछे चलो भैया, पीछे भी देख लो, खतरनाक चीजें देखते चला करो। और जो इजी है उसे छोड़ते चलो, जो चीजें दिखाई दे रही है खतरनाक सी, ये 16, ये 18 लाने लाने हैं। और वैसे भी अगर 16 नंबर नहीं भी आए ना तुम्हारे, तो सिलेक्शन भी नहीं होगा। हाँ, होगा भी नहीं सिलेक्शन, चाहे कुछ हो जाए, है ना। तो लाने सेक्शनल का मुझे लगता है कोई मतलब नहीं रहता। फिलहाल 3 अक्टूबर के लिए तैयार हो जाओ। अपनी कुर्सी की पेटी, कस क्या बोला जाता, कुर्सी की पेटी मान लो। चलो, ये इसको बिल्कुल मान के चलो, आप RRB पीओ पढ़ रहे हो, कोई टेंशन की बात नहीं है। 29 अक्टूबर। अच्छा, एक और भी था, मेंस कहाँ गया? ये है 28 अक्टूबर। और इसका आएगा अप्रोक्स 12 अक्टूबर को, तो वो है IBPS PO। तो ये आएगा 18 तारीख को। इसका जो नोट वो आएगा ना, रिजल्ट 18 तारीख को अप्रोक्सीमेटली आना चाहिए। चलो भैया, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्या है ये? ठीक है, बनाओ। क्या कहती है जनता? कैसे करते हैं इसे, करें?
ओके, राम ने परीक्षा में X% अंक प्राप्त करे, 30 अंकों से परीक्षा में पास होना था। देखो, उसने X% मार्क्स लाया, मगर अगर वो 30 नंबर से फेल हो गया, अगर वो 30 नंबर ले आता, अगर वो 30 नंबर ले आता तो वो पास हो जाता। 30 नंबर से ही तो फेल हुआ है। और बोल रहे हैं जया कितने लेकर आई है, X+12% जया लेकर आई है। और क्या बोला है, परीक्षा में अधिकतम अंक ज्ञात कीजिए, मतलब मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है। और यदि उत्तीर्ण प्रतिशत 35% है, ध्यान से सुनो, जो उत्तीर्ण प्रतिशत है मतलब 100% में से 35% तुम ले आओ, बस पास हो जाओगे। X% नंबर लाया था राम, अगर 30 नंबर और ले आता तो पास हो जाता। पास हो जाता मतलब 35% ले आता, 35% में ही तो पास होना था। अगर X% वो लेकर आ गया था, अगर वो 30 नंबर और ले आता तो 35% हो जाते, यानी वो पास हो जाता। 30 नंबर से तो फेल हुआ था। इस इक्वेशन को समझना था बस, और कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में। और जया ने 252, यानी देखो जया ने X+2% वैल्यू, तो यहाँ पर बोला गया था जया ने X+12% अंक प्राप्त करे हैं, जबकि यहाँ पर उसके रियल अंक दे दिए। यहाँ पर भी एक इक्वेशन बना दी इन लोगों ने, तो इक्वेशन बन गई आपके पास। जया के अंक इतने आ गए, और जो राम है वो इतने परसेंटाइल से बन गया। अब आप यहाँ से X% की वैल्यू निकाल सकते हो, नहीं? X% की वैल्यू क्या निकलेगी, 35% +30, ओ सॉरी -30, ठीक है। 35% -30, X% की वैल्यू आ गई। इस परसेंटाइल की मल्टीप्लाई अगर अंदर कर दो तो X%+12% = 252। भैया मैंने कुछ नहीं करा, परसेंटाइल की वैल्यू मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर देखो, X% के प्लेस पर आप 35% -30 लिख सकते हो, लिख दो। 35% -30 +12% = 252। दोनों मिलाकर कितना हो जाएगा, 47%। और ये 30 उधर चला जाएगा तो क्या बन जाएगा, 282। कोई भी परेशानी हो रही है क्या? नहीं हो रही होगी। चलो 1% की वैल्यू निकालो। 1% क्या होगा, 282 ÷ 47, 7×42, चार ऊपर 7×4 = 28, 4, ठीक है। तो 6 टाइम जा रहा है। 1% की वैल्यू 6 है, तो 100% की वैल्यू कितनी आएगी, 600। 600 आंसर। समझ आया? चलो ठीक है। चलो, क्या कह रही है, अ इन्वेस्टेड अ सर्टेन अमाउंट ऑफ SI, a 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम फॉर 2 years। ये ए है, ठीक है। इफ ए हैड इन्वेस्टेड द सेम अमाउंट इन अ CI एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर द सेम टाइम पीरियड, ही वुड हैव ऑब्टेन ₹550 मोर। फाइंड द अमाउंट इन्वेस्टेड बाय ए at the same amount CI at the same rate of interest at the same time period, we would have obtained 5% more। यहाँ पे क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, CI की वैल्यू 540 ज्यादा है SI के रिस्पेक्ट में, यही तो दिया है। हम्म। कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू SI के रिस्पेक्ट में 540 ज्यादा है, तो आप कह सकते हो कंपाउंड इंटरेस्ट और SI का डिफरेंस ही तो दिया है 540। और केवल 2 ईयर पर बात कर रहा है, कितने ईयर पर बात, देखो यहाँ भी 2 ईयर बोल रहा है और ये बोल रहा है सेम रेट इंटरेस्ट एंड द सेम टाइम, मतलब सेम रेट 30%, सेम टाइम दैट मीन्स 2 ईयर्स। 2 ईयर के लिए और सेम इंटरेस्ट के लिए एक बहुत ही इजी सा फॉर्मूला है, कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का सेम ROI, और टाइम पीरियड क्या, टाइम पीरियड कितना, 2 ईयर्स। इसके लिए एक फॉर्मूला है CI - SI = P
R/100 की पावर 2। कितना ईयर है? 2। यहाँ पर क्या आ रहा है? टाइम पीरियड। बात समझ में आई? बस यही फॉर्मूला लगा दो। पूछा क्या क्या है? फाइंड द अमाउंट। अमाउंट पूछा है मतलब पी की वैल्यू पूछी है। पी की वैल्यू पूछी है। तो भैया CI - SI इक्वल टू आपको दे रखा है 540। आप ये कह सकते हो इस जगह पे इस प्लेस पे 540 लिख दो। पी के प्लेस पर पी ही रहने दो। आर आपको पता ही है 30% है दोनों बारी में। 100। देखो आर क्या है? ROI है, और ROI क्या होता है? परसेंटाइल के साथ होता है। तो 30% दोबारा मत लिखना, सिर्फ 30 लिखना है। पावर 2। जीरो से जीरो खत्म। 50 पी। 3 तिया 9। और यहाँ आ जाएगा 100। 9 पंजे 45, 9 6 56। तो पी कितना आ गया? 6000। 6000 वैल्यू। ठीक है। सिंपल सा फॉर्मूला याद कर लो इसके लिए, और कुछ नहीं था। एक बर्तन में दूध और पानी का मिश्रण 5:3 के अनुपात में है। 5 और 3 के रेशियो में है। यदि 4x लीटर पानी मिला दिया जाए। एक काम करो, इसे ले लो 5 बाई और इसे ले लो 3 बाई। क्या बोल रहा है? 4x पानी मिला दिया जाए तो दूध और पानी की मात्रा बराबर हो जाती है। देखो, अगर पानी में 4x और मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा? ये दोनों का जो रेशियो है वो 1:1 हो जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हो? 5 बाई इक्वल टू 3 बाई प्लस 4x कह सकते हो, दोनों बराबर हो गए। यहाँ से आप कह सकते हो क्या? क्या कह सकते हो? 2 बाई इक्वल टू 4x। भैया क्वेश्चन सॉल्व करो ना, 3 बाई में से तो 5 बाई गए तो 2 बाई। और 2 दूनी 4 आ जाएगा तो y/x की वैल्यू 2:1 आ गई। एक वैल्यू बन गई आपको। आगे बढ़ो। आगे बोल रहा है यदि इतना लीटर दूध मिला दिया जाए। अब दूध चलो, 5 देखो, इनिशियल वैल्यू तो सेम ही रहेगी, एम और डब्ल्यू की। अब क्या बोल रहा है? मिल्क मिलाना है कितना? 5 बाई प्लस 4x - 20। अब जब ये ऐसा हो जाता है और ये तो 3 बाई रहेगा, तो अब क्या हो जाता है? तो रेशियो कितना हो जाता है? 2:1 हो जाता है। जब मिल्क में कुछ ऐड किया जाएगा तो वाटर से छेड़खानी थोड़ी कुछ करोगे। तब रेशियो चेंज हो जा रहा है, रेशियो 2:1 हो जा रहा है। तो इसको कैसे लिखोगे? कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख लेती हूँ। 5 बाई प्लस 4x - 20 अपॉन, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर सकते हैं बट इट्स ओके। 3 बाई इक्वल टू 2:1। इसकी मल्टीप्लाई इससे, इसकी मल्टीप्लाई इससे। तो यहाँ हो जाएगा 5 बाई प्लस 4x - 20 इक्वल टू 6 बाई। या बाई से बाई खत्म हो जाएगा, यहाँ बाई बच जाएगा। 4x - बाई इक्वल टू 20 लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। यहाँ से क्या लिख सकते हो? y = 2x लिख सकते हो। यहाँ से लिख सकते हो ना, y = 2x, 2x लिख दो यहाँ पर। 4x - 2x इक्वल टू 20। और 4x, अच्छा यहाँ पे 2y के बजाय 2x करो। अब 4x 2x मत लिखो। 4x में से 2x जाएंगे तो क्या आएगा? 2x, 2x की वैल्यू 20, x की वैल्यू 10। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। 10 की आ गई। क्या समझ आया? हम्म? समझ आया? A and B started business with the investment of 2000 and 3000। देखो, ए ए बी ने एक बिजनेस स्टार्ट करा। ये आया 2000 लेकर और ये आया 3000 लेकर। मैंने 20 और 30 ले लिया, रेशियो ही बना लिया। ठीक है। अब क्या बोला? आफ्टर 4 मंथ्स ए इंक्रीज हिज इन्वेस्टमेंट बाय 15%। कितने मंथ बाद? 4 महीने बाद। 4 महीने के बाद इसने 15% बढ़ाया है, इसका मतलब 4 महीने तक तो 20 से ही काम चल कर रहा था। 4 महीने तक तो 20 से ही काम करा। एक साल में, एक साल के रिस्पेक्ट में सोचा करो इसको। एक साल में 12 महीने होते हैं। 4 महीने तक इसने 20 से ही काम करा। 4 महीने बाद क्या हो करा? इसने 15% बढ़ाया। 15% मतलब 10% दो, 1% एक, यानी 3 बढ़ा दिया।
23 कर लिया, और कितने महीने तक करा होगा? 8 महीने तक। भैया 4 महीने तो इसने 20 से ही काम चलाया, मगर 4 महीने के बाद इसने 15% वैल्यू बढ़ा दी अब, और ये अगले जो 8 महीने आएंगे वो 23 से काम करेगा, मतलब 23 की इन्वेस्टमेंट करेगा। बी क्या कर रहा है? बी विड्रॉल 500। अब ध्यान से सुनो, आप यहां से 2 जीरो हटा चुके हो, तो यहां से भी 2 जीरो हटाना। वी कितने विड्रॉल कर रहा है? 5 रुपए। कब कर रहा है? 4 महीने बाद ही करता है, यह आपको ऑटो समझना है। यानी देखो, जो बी है वो 30 ही के 30 रुपए के साथ ही, 30 इन्वेस्टमेंट के साथ ही 4 महीने काम करा, मगर अगला जो मंथ आएगा उसमें ये 5 कम कर देगा। 500 कम कर रहा है मतलब 5 कम कर देगा, और अगले 8 महीने ये 25 के काम करेगा। यहां तक समझ आ गया? ऑफिस इन्वेस्टमेंट। एंड आफ्टर 6 months from the start of the investment, she joined the business with an investment of rupees 4,000। 6 महीने बाद, अभी तक सी का कोई नामो निशान नहीं था, सी आ गया। 6 महीने बाद आया है, 4,000 रुपए लेके आया है, मतलब 40 रुपए लेकर आया है। और कितने महीने काम करेगा ये? 6 महीने काम करेगा। फाइंड द रेशियो ऑफ प्रॉफिट ऑब्टेन्ड। प्रॉफिट निकालना है। प्रॉफिट मतलब यही हम प्रॉफिट ही निकाल रहे हैं अब। ये जो आएगा रेशियो वो प्रॉफिट का रेशियो ही आएगा। 4 यहाँ से कटा, 4 दूनी 8, 4 यहाँ से कटा, 4 दूनी 8, यहाँ हो गया 40। 2 यहाँ से, 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 2 से भी कट जाएगा। 2 ये कट गया, ये वाली। फिर यहाँ से कटेगा, यहाँ बचेगा 10, यहाँ आएगा 15, यहाँ से 2 ये खत्म हो गया, और यहाँ आ गया 5। यहाँ 10 बचा और 23 बचा, यानी 33। यहाँ 15 बचा, यहाँ 25 बचा, यानी 40। और 6 पंजे 30। देखो काटना बिल्कुल कॉमन है, जो सब। ये बताओ, ये एक अलग फैक्टर है, ये अलग फैक्टर है। अगर 4 यह काट रहा है तो 4 इसे भी काटे, 4 इसे भी काटे, 4 इसे भी काटे, और 4 इसे भी काटे। ठीक है। पहले मैं देख लूं आंसर क्या था। 33 40, हाँ ठीक है, 33 40 दिखाई दे रहा है। समझ आया है नहीं? बिल्कुल ऐसे कुछ देखो भैया, बहुत कंपटीशन है LICO का, मुझे लगता है बहुत ही लोग बहुत ज्यादा बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। और एक बात, अर्थमेटिक आपका भला करेगी इस एग्जाम में, पढ़ के जाइएगा। मैं, मेरे पास जितना समय है मैं आपकी हेल्प करूंगी, मगर पढ़ के जाना अपने एंड से बहुत अच्छे से। देखो भैया, 10 पुरुष एक कार्य को 15 दिन में करते हैं। 10 पुरुष एक काम को 15 दिन में करते हैं, मतलब 150 काम कर लेते हैं। 12 महिलाएं 10 दिनों तक काम करती हैं, 120 काम कर लेती हैं। कुल मिलाकर अगर मैं इन दोनों का एलसीएम ले तो क्या आ जाए? 600 एलसीएम आ जाएगा, है ना? अब आप ये बताओ, एक एक आदमी का, एक मैन का काम, एक दिन का काम कितना? एक मैन वर्क इन 1 डे। एक आदमी एक दिन में कितना काम करता है? आप ये नहीं, सबसे पहले एक दिन का काम निकाला जाता है। ये हमेशा याद रखें, क्वेश्चन चाहे कुछ पूछे, ये तो काज जरूर आएगा ही। अब ये आगे पहले पढ़ लेते हैं। 5 पुरुष 15 दिनों के बाद कार्य शुरू करते हैं, तो वे कार्य छोड़ देते हैं। क्या? यदि 5 पुरुष 15 दिनों के बाद कार्य शुरू करते हैं तो वे कार्य छोड़ देते हैं, तो शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी? इफ 5 men started the work after 15 days, they left the work, then how many were required to complete remaining work? ठीक है। एक आदमी एक दिन में कितना काम करेगा, कैसे निकालोगे? टोटल वर्क, और यही है आदमियों की स्ट्रेंथ। भैया इसी के ही रेशियो से तो हमने 600 निकाला है, तो इसी का यूज करो। 15 चौके 60। एक आदमी एक दिन में 4 काम करेगा। ऐसे ही एक वुमेन वर्क इन 1 डे कैसे निकालोगे? टोटल वर्क डिवाइडेड बाय 120। 12 पंजे 60। एक औरत काम का 5वां हिस्सा कर देगी एक दिन में। 600 में से 5 काम एक औरत एक दिन में कर देगी। अब ये बताओ, 5 आदमी, 5 पुरुष 15 दिनों में 4 के हिसाब से कितना काम कर गए? 15 चौके 60, 6 पंजे 30। ये लोग 300 काम कर गए,
और फिर काम को छोड़ दिया। 600 में से 300 तो इन्होंने ही कर दिया, बचा कितना काम? 300। 300 काम बचा। तो शेष कार्य को 15 दिनों में पूरा, अब देखो 15 दिनों में 5 की इफिशियंसी से 300 काम कितनी महिलाएं करेंगी? डिवाइड कर दो, 15 × 5, 15 दूनी 30, 5 × 4 = 20। यानी 4 वुमेन और मिल जाएंगी तो ये 300 काम भी निपटा देंगी। ठीक है। चलो, द डिफरेंस बिटवीन द डाउन स्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट एंड द अप स्ट्रीम। देखो भैया, एक बात सुनो। एक होती है डाउन स्ट्रीम, एक होती है अप स्ट्रीम, एक होती है स्पीड ऑफ करंट, एक होती है स्पीड ऑफ बोट। इसे हिंदी में बोलते हैं धारा के अनुकूल, इसे बोलते हैं धारा के प्रतिकूल, ये होती है धारा की गति, और ये क्या होती है? ये होती है नाव की गति। बेसिक फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला कहता है डीएस ऑलवेज क्या होता है? बीएस प्लस सीएस। यूएस क्या होता है? बीएस माइनस सीएस। बीएस क्या होगा? डीएस प्लस यूएस/2। जबकि सीएस क्या होता है? डीएस माइनस यूएस/2। प्रतिकूल यू, अनुकूल डी। ठीक है। बस इन्हीं चारों के इर्द गिर्द होता है पूरा बोट एंड स्ट्रीम, और कुछ है ही नहीं। अब देखो, द डिफरेंस बिटवीन द टाउन स्ट्रीम स्पीड एंड द बोट, डाउन स्ट्रीम ऑफ द बोट एंड अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ द बोट इज 10 किलोमीटर। देखो, डाउन स्पीड और अप स्ट्रीम का जो डिफरेंस दे रखा है वो 10 किलोमीटर दे रखा है। ठीक है। आप क्या कह सकते हो इसे? आप कह सकते हो 2s की वैल्यू दे रखी है आपको, कह सकते हो ना? ये देखो, ये टू, इस 2 की मल्टीप्लाई सी एस से कर दोगे तो क्या आ जाएगा? डीएस माइनस यूएस। तो ये 2s की स्पीड स्पीड तो दे रखी है, यानी आपको करंट की स्पीड दे रखी है इन्होंने 5 किलोमीटर पर आवर। करंट की स्पीड आपके पास है। चलिए, फाइंड टोटल टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर 4 किलोमीटर। देखो, बोट बोट को टोटल टाइम लगाना है तो बोट पहले तो स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। बोट की स्पीड आपको नहीं पता, 40 किलोमीटर कवर करने में इसे कितना टाइम लगेगा, टी की वैल्यू पूछी है। जबकि इफ if the ratio of a speed of boat to the speed of the current is 5:1। देखो, करंट का वैल्यू आपके पास है 5। अब इन्होंने करंट और बोट की स्पीड का रेशियो दे दिया, 5:1। ये तो दिया है। पहले क्या लिखा है? बोट लिखा है ना, उसके बोट स्पीड एंड द करंट स्पीड। अब देखो, एक की वैल्यू 5 है तो 5 की वैल्यू 25 होगी। तो यहां से आप बीएस की वैल्यू आपने 25 निकाल ली, 25 किलोमीटर पर आवर। बस भैया, यहाँ 25 लिख दो। 50, हाँ 25। 25, 1 सेकेंड, 2×5 = 10 ही है ना? 400 किलोमीटर। स्पीड ऑफ करंट, इफ द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ बोट टू द स्पीड ऑफ करंट, ठीक है 25 ही है। 25 से कम 25, 25×5, ठीक है। अच्छा देखो, तो फिर क्या है? 400 डिवाइडेड बाय टी। तो टी की वैल्यू क्या निकलेगी? 25 से कम 25, बचेगा कितना? 15। 25 × 4 = 100, 25×6 = 16 तो है भी नहीं इसमें, कुछ तो गड़बड़ है दया। डीएस माइनस सी, डीएस माइनस यूएस ही है, ठीक है। 2×10 ही है, ठीक है। 5×25 ही है, सही है।
क्या आंसर आ रहा है इसका? ये तो 20 आ रहा है। क्या गलती करी हूँ मैं? ओ, आई एम सॉरी। क्या गलती हो रही है? ओ, तो ऐसे करा जैसे पता चलता। अब अच्छा अच्छा अच्छा। पहले बताओ, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 4 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। तो यहाँ पर जो हमने BS लिख रखा है, पहले तो अप स्ट्रीम का स्पीड पूछा है, ना कि BS की। ठीक है। यहाँ बोला है बाय, फाइंड द टोटल टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 4 किलोमीटर इन अप स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में 400 किलोमीटर कवर करने में, यहाँ पर US निकालना है। तो 25 BS की वैल्यू है, CS की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पर देखो, बी US कैसे निकलेगा? BS माइनस CS। BS माइनस क्या होगा? 25 5 20। तो यहाँ आएगा 20। ठीक है। तो T की वैल्यू यहाँ से कितनी आएगी? 20। बात समझ में आई? 6 वर्ष बाद A की आयु X वर्ष है, और B A से 5। देखो, जो B, पहले तो A है और B है। B A से 4 वर्ष बड़ा है। B A से, ये 4 वर्ष बड़ा है। ये X है, तो ये X+4 है। C की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है। C यहाँ पर है, A का 3 है, अगर इसे 3x कर दो तो ये 4x है, तो फिर ये हो जाएगा 3x+4। है ना, बस यही तो है। ये 3x है, तो ये 3x+4 है, ये 4x है। खत्म। ABC की वर्तमान आयु का योग, ठीक है, सबको ऐड कर दो और 84 के इक्वल रख दो। 3 3 6 4 10, 10x=, +4 यहाँ पर है, 84 यहाँ पर है, 4 वहां जाएगा, तो ये बन जाएगा 80। ज्यादा हो गया, ज्यादा हो गया, बहुत ज्यादा हो गया। 3x+4 +4x=, कितना हो जाएगा? 84। मैंने बोला है, जब दोनों तरफ पॉजिटिव हो तो डायरेक्ट कट करा करो, यहाँ ले जाना है, वहां ले जाना है। अब हम एट्थ के इक्वेशन सॉल्व नहीं कर रहे हैं, हम बैंक का एग्जाम दे रहे हैं। 3 3 6 4 10, यहाँ कितना आ गया? 40 80। x=, कितना आ गया? 8। ये जीरो, ये जीरो, खत्म। अब क्या बोल रहा है? B की वर्तमान आयु X की आई गई है। 30 और 4 34। ओ, 30 और 8 या 24 आएगा, 30 क्यों आएगा? यहाँ आएगा 24 + 4 यानी 28। है कहीं? 28। क्या बात समझ में आई? ये जो लिखा है ना, 6 वर्ष बाद A की आयु X वर्ष है, कोई मतलब नहीं था इसका। कोई मतलब था? कोई मतलब नहीं था, इसीलिए खेल जाएगा ये तुम लोगों से। मतलब, ध्यान दीजिएगा। आप अपने माइंड में ये माइंड कर चलो, बस बस ये बना लो, पेपर टफ नहीं आएगा। बस इतना मान के चलो, तो अपने आप क्वेश्चन हो जाएंगे। अच्छा, आता है? मेंसुरेशन आती है? यहाँ पे केवल स्क्वायर और किसका यूज हुआ है? रेक्टेंगल। थोड़ा सा बता देती हूँ क्या चाहता है। देखो भैया, एक ऐसा एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी, वो स्क्वायर कहलाएगा। और इसे हिंदी में क्या बोलते हैं? वर्ग। एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसकी आमने सामने की जो साइड्स हैं वो इक्वल हो, ये इसके बराबर हो, ये इसके बराबर हो, तो ये क्या कहलाएगा? रेक्टेंगल। या फिर आयत। आयत। इसको हमेशा L, और इसको हमेशा लेंथ और ब्रेथ, और इसकी चारों जो साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो A से रिप्रेजेंटेशन दे दिया। इसका एरिया, स्क्वायर का एरिया, स्क्वायर का एरिया होता है A²। कोई प्रॉब्लम? कुछ चीजें ना, बस हमारी बैंकिंग में, भैया देखो, जो SSC बच्चे हैं, SSC जो दे रहे हैं, उनके लिए तो पूरी कहानी आती है मेंसुरेशन की। मगर ये बैंकिंग एस्पिरेंट के साथ ऐसा चक्कर नहीं है।
बात समझ में आई? बैंकिंग एस्पिरेंट के साथ ऐसा कोई भी चक्कर नहीं है कि तुम्हें पूरा रेक्टेंगल का सिर्फ फॉर्मूलाज पढ़ लो और कुछ मत पढ़ना। अच्छा, और क्या होता है, एक चीज याद रखना, ये जो होती हैं ये 2D होती हैं। ये जो स्ट्रक्चर है 2D है। बात समझ में आया? ये जो एरिया है ना, ये क्या है, खाली है, तो ये 2D है। जो चूड़ी होती है ना, चूड़ी, वो 2D होती है। और जो लेदर की बॉल देखी है जिससे क्रिकेट खेला जाता है, वो 3D है। 3D का मास होता है, कुछ उसका वेट होता है, इसमें वेट कभी नहीं आएगा। 2D में कभी भी वेट नहीं आता, इसमें एरिया आता है। बस ये चीज फोकस, मतलब अभी छोड़ो इसे। एरिया ए स्क्वायर है, ठीक है। और पेरीमीटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। पेरीमीटर पर ही हमेशा अच्छा, एरिया को आप कहते हो क्षेत्रफल, और पेरीमीटर को आप कहते हो परिमाप। परिमाप क्या होता है इसका? 4 है। परिमाप क्या है? परिमाप क्या है? 1, 2, 3, 4। कोई भी स्ट्रक्चर है, कोई भी टेढ़ा मेढ़ा स्ट्रक्चर है, उसकी पूरी लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये लेंथ, ये होता है पेरीमीटर। पूरा चारों तरफ से कितना बड़ा है, किस कैसे घिरा पड़ा है, वो होती है पेरीमीटर। तो पेरीमीटर कितना आ गया? 4 है। ठीक है। इसका एक डायगनल होता है। डायगनल को बोला जाता है हिंदी में विकर्ण। वो क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आता है A√2। बहुत बार आएगा ये पेपर में ही बता रही हूँ मैं। बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। एक चीज, चलो ठीक है बस। अब यहाँ देखो, इसका क्या होता है? एरिया। मैं अब दोबारा इसमें हिंदी पता चल गई, क्षेत्रफल L × B, लेंथ मल्टीप्लाई बी। अब इसका पेरीमीटर बताओ। पेरीमीटर क्या होगा? 2। ऐसे देखो, ये भी L है, ये भी B है। L + B + L + B, मतलब B मतलब 2B, LL मतलब 2L। आप कह सकते हो 2B + L। ये इसका होता है पेरीमीटर। ठीक है। अगर मैं यहां से डाल दूं डायगोनल, तो इसे मान लो, डायगोनल को कैपिटल D बोल दूं। डायगोनल क्या होता है इसका? √, वही पाइथागोरस लग जाएगी, ये 90 बन जाएगा। L² - B², दो प्लस बी। ये जो रेक्टेंगल होता है ना, इसके जो ये वाले जो एंगल है वो 90 के होते हैं। ज्यादा हो जाएगा, चलो बस इतना, यार बहुत है, बहुत है। ये है डायगोनल। डायगोनल क्या हो जाएगा? L² + B²। बात समझ में आई? एरिया A² होता है, एरिया L × B होता है। पूरा पेरीमीटर 4A होता है, इसका पेरीमीटर 2B + L होता है। इसका डायगोनल A√2 होता है, इसका डायगोनल L² + B² होता है। आगे जितने भी लेक्चर आएंगे मैं मेंसुरेशन डिस्कस करती रहूंगी। अर्थमेटिक बचाएगी, ये समझ लेना, LIC में। चलो अब कम काम करते हैं। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल, एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/11 लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। मैं भैया सबसे पहले एरिया ऑफ स्क्वायर, A² होता है ना? एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? A²। पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज 88 दे रखी है। कुल मिलाकर यहाँ से सुनो, 4A की वैल्यू 88 दे रखी है। पेरीमीटर अभी बताया था मैंने, 4A होता है। पेरीमीटर 4A होता है स्क्वायर का, तो यहाँ से आप A की वैल्यू निकाल लोगे, 22 आ गई। तो यहाँ से एरिया कितना आ गया? 22 × 22। भैया ये एरिया ही तो है स्क्वायर का। अब इसे फिर से पढ़ो। एरिया ऑफ द रेक्टेंगल इज 1/11 लेस देन द एरिया ऑफ द स्क्वायर। देखो, एरिया ऑफ स्क्वायर दे रखा है ये, इसका 1/11 कम है। मतलब देखो, जब 1/11 लेस देन बोला जाए ना, 11 में से एक कम कर दो, 10/11 है। ठीक है, 10/11 है। क्या बोल रहा है? एरिया बोल रहा है रेक्टेंगल का। यहाँ से आपको एरिया मिल जाएगा। 11 दूनी 22, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 440। एरिया आ गया किसका? रेक्टेंगल का 440। अब आगे बढ़ दो। द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल इज द सेम एज द साइड ऑफ द स्क्वायर। जो एल है, जो एल है वो क्या है?
स्क्वायर की साइड कितनी लिखी है 22, तो 22 है। तो क्या पूछ रहा है, ब्रेथ पूछा है, कुछ नहीं है। एल इंटू बी आपको दे रखा है 440 है, एल इन्होंने बता दिया 22 है, बी निकाल दो 440, 22 दूनी, बी की वैल्यू कितनी आ गई 20। क्या कोई समस्या, अरे क्या कोई समस्या, कोई परेशानी? सब फॉर्मूला पर कहानी होती है। पूरी मेंसुरेशन एक फॉर्मूला की कहानी है। बनाने को इतना टफ बना सकते हो, इजी भी। बहुत अच्छा है मेंसुरेशन। मेरा एक फेवरेट टॉपिक हुआ करता था 12th में, मेंसुरेशन है ट्रिग्नोमेट्री। चलो इसे देखते हैं। पंखे के क्रय मूल्य से मोबाइल के अंकित मूल्य का अनुपात इतना है। देखो ध्यान से सुनते रहना। सबसे, मैं कहती हूँ ये सबसे अच्छा क्वेश्चन है। पंखे के क्रय मूल्य से मोबाइल के मार्क प्राइस का जो रेशियो दे रखा है वो 8x 9x दे रखा है। एक चीज, बस एक चीज सुनो, हल्का सा बस। अरे देखो भैया, आ क्या, देखो, किसी चीज का कॉस्ट प्राइस, उसके बाद सेलिंग प्राइस, उसके बाद मार्क प्राइस। अब ध्यान से सुनना। मार्क प्राइस पे अगर डिस्काउंट मिलता है, क्या मिलता है, डिस्काउंट मिलता है मार्क प्राइस पे। जब डिस्काउंट मिलता है और वो जिस भी रुपए में बिकता है उसे सेलिंग प्राइस कहते हैं। कॉस्ट प्राइस में आपने कोई चीज खरीदी, एक दुकानदार बनकर आपने कोई चीज खरीदी और उसे कुछ दाम पर बेच दिया, वो भी सेलिंग प्राइस बनता है ना। यहां से क्या मिलता है, प्रॉफिट। प्रॉफिट ही तो मिलता है। और यहां से क्या मिलता है, डिस्काउंट। ध्यान से सुनो। आप कह सकते हो प्रॉफिट प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू एसपी, नहीं कह सकते। प्रॉफिट मिला आपको, आपने कॉस्ट प्राइस की, आपने 12 की चीज, लॉस भी होता है कभी कभी, बट अभी प्रॉफिट ले लेते हैं। देखो, अगर लॉस हुआ, अगर 12 की चीज आपने 20 में बेच दी, प्रॉफिट कितने का हुआ, 8 रुपए का। तो 12 प्लस 8 इक्वल टू तो 20 हुआ। आपने 10 की चीज 8 में बेच दी, कितने का लॉस हुआ, 2 का। और यहाँ पर आप लॉस भी लिख सकते हो, लॉस प्लस कॉस्ट प्राइस इक्वल टू सेलिंग प्राइस। मतलब लॉस कितना हुआ, 2 का। कॉस्ट प्राइस कितने का था, अच्छा माइनस आएगा पहले बात तो। लॉस की वैल्यू हमेशा माइनस में लिखी जाती है, -2। प्लस कॉस्ट प्राइस कितना है 10, 8, 10 में से 2 गए, 8, 8 इक्वल टू 8। इसे अभी छोड़ दो, प्रॉफिट पर बात करो। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट बनाते हैं सेलिंग प्राइस। और यहाँ देखो, मार्क प्राइस प्लस डिस्काउंट, ओ, डिस्काउंट हमेशा माइनस होता है। मार्क प्राइस माइनस डिस्काउंट इक्वल टू क्या बनाता है, सेलिंग प्राइस बनाता है। ठीक है। या फिर आप ऐसे प्लस करके ही लिखो, मगर डिस्काउंट हमेशा माइनस में आता है, इसको ऐसे लिखो। बस इतना समझो। मार्क प्राइस में से कुछ डिस्काउंट देने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है, कॉस्ट प्राइस में प्रॉफिट मिलने के बाद सेलिंग प्राइस बनता है। बस इतना समझ लो, और बस कुछ नहीं। समझ में आया? अब क्वेश्चन पे चलो। अब क्या बोल रहा था, पंखे का क्रय मूल्य से मोबाइल के अंकित मूल्य का अनुपात ये मिल गया, ठीक है। और पंखे का अंकित मूल्य मोबाइल के अंकित मूल्य से 1500 रुपए अधिक है, ध्यान से सुनो। पंखे का मार्क प्राइस अंकित मूल्य मोबाइल के मार्क प्राइस से 1500 रुपए ज्यादा है। अरे 15,000 नहीं, 1500 रुपए ज्यादा है।
पंखे का अंकित मूल्य मोबाइल के अंकित मूल्य, ठीक है। और पंखे से मोबाइल के क्रय मूल्य का अनुपात 4:3 से। पंखे से मोबाइल के क्रय मूल्य, मोबाइल का क्रय मूल्य 8x है, रियल वैल्यू 8x है, रेशियो की वैल्यू 4 है, 3 की वैल्यू निकाल सकते हो, 6x। ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल का जो कॉस्ट प्राइस आया वो कितना आ गया, 6x। ठीक है। यदि पंखे की 10% के छूट पर बेचने से प्राप्त लाभ 14% रुपए हुआ, अब ध्यान से सुनो। 10% की छूट पर किसका छूट किस पे मिलेगी, मार्क प्राइस पे। 9x + 1500 का 90% इक्वल टू कितना बोल रखा है, 1400 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कॉस्ट प्राइस ये है 8x, और प्रॉफिट क्या होगा, 1400 रुपए का हुआ। कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेलिंग प्राइस। भैया, जब आपने मार्क प्राइस पर 10% की छूट दे दी तो क्या बन गया, वो सेलिंग प्राइस बन गया ना। तो 10% की छूट देने के बाद 90% बना। 10% की छूट देने का मतलब है 100% को 90% बना दो। अच्छा मैं बात सुनो, अगर मैं बोलूं तो कोई वैल्यू 100% है, 100% पे मैं 20% की छूट दे रही हूँ, इसका मतलब मैं 80% पे बेच रही हूँ। अगर मैं 10% पर 30% की छूट दे रही हूँ, मतलब 70% में बेच रही हूँ। भैया वही तो करा है। ये 100% है, 100% का 90% इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल आएगी। क्या समझ आया, नहीं आया? नहीं आया। चलो, क्या है ये, जीरो से जीरो खत्म। अब इस जीरो को यहाँ मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा 80x और ये हो जाएगा 14,000। ये क्या है, नौनिम 81x + 15 निम 135 और 2 जीरो। 135 में से ये जाएंगे, यहाँ जाएगा 500, 80 में से 81 में से 80 जाएंगे, यहाँ जाएगा x। x इक्वल टू क्या आ जाएगा, 500। व्हाट इज दिस, पूछा क्या है? अच्छा, मोबाइल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए, मतलब 6x ज्ञात करना है। 6 × 500, 6 × 5 = 30, 3,000। ठीक है। ठीक है, चलो हटाओ। ठीक है, चलिए जी। स्पीड मैथ आपकी विंडो पर आ चुकी है। क्या हुआ ये, हमने कुछ नहीं करा, ये अपने आप हुआ। हम्म। इसको बोलते हैं क्या, अप्रोक्सीमेशन। 33 तो 33 ही रहेगा, 13 14 हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, 13 8 है, 27.74 है, 28 हो जाएगा। 28 का स्क्वायर कितना होता है, 784। ये क्या है, 900। ये 899 नहीं, 900 है, जो 30 का स्क्वायर होता है। मल्टीप्लाई, ये क्या है, 14.8 है, तो यह 15 है। 14 3 × 42, क्या लिख सकते हो उसे, 3 × 11, 14 3 × 42 हो जाएगा। 2 4 2 6 और 4, क्या हुआ ये, क्या हुआ ये, क्या करा ना मैंने, 11 × 3 लिख दिया 33 को। अब 14, 14 3 × 42 होता है, 42 लिख दिया। अब 42 की मल्टीप्लाई मैंने 11 से करी, वो कैसे होती है, पहले दो ऐसे ही लिख दो। 11 की मल्टीप्लाई कराना किसी भी डिजिट से कैसे होता है, दो को ऐसे ही लिख दो, 4 और 2 6, और लास्ट वाला ऐसे उतार दो। अगर 33 की मल्टीप्लाई 11 से करनी है, 3 ऐसे ही रहने दो, 3 और 3 6, और 3 ऐसे ही रहने दो। ठीक है। चलो, तो ये हो गया, ये हो गया 784, और ये क्या है, 15 3 = 45। 450 इस पे ऐड करोगे तो 5 6 11 2 9, 912। 12 में से 4 गए 8, अरे दो जगह 8 है, और 10 में से 8 गया 2, ये आ जाएगा 128। ठीक है। ये क्या है, 65%। 65% निकालना है किसका, 320 का।
पहले 60% निकाल दो। पहले 60% निकालो। 6 दूनी 12 और 6 तिया 18, 192। अब 5% क्या होगा? 16। 6 2 8, 19 1 20। चलो, ये क्या है? 39 को लिखो आप 40। 40% किसका? 280 का। 280 है ना? तो क्या करोगे इसका? 2 दूनी 4, 2 पंजे 10, पचम 25, 5 छक्का 30, 56 दूनी, 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 112। ये क्या बचा? इससे पहले 12 ऐड जा करोगे तो ये हो जाएगा 320, इक्वल टू एक्स मल्टीप्लाई ये क्या है? 2 का क्यूब यानी 8। 8 तिया 8 चौक 32, 40 आंसर। ठीक है। 15 को लिख दो 16। ये तो एक्स है ही। ये 380 एज इट इज रहने दो। और ये क्या है? 28 है ये, और ये क्या है? 15 है। 4 चौक 16, 4 अट्ठे 32, नहीं 4 नेम 36, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28। यही हो सकता है। 15 सत्ते, 15 6 90, 15 सत्ते 105। 105 में 95 ऐड करोगे तो हो जाएगा ये 200। 4 से इसको माइनस डिवाइड कर दोगे तो हो जाएगा 550। और 50 को दोनों तरफ स्क्वायर कर दोगे तो ये हो जाएगा 2500। अगर मैम हमें आता ही होता तो हम आपका लेक्चर क्यों देखते? है ना? ये बात सच है वैसे। यही तो नहीं आता है बच्चों को, और वही सका कर जल्दी जल्दी निकल जाते हैं लोग, मेरी तरह। एक बार मैं इस पे बहुत बेसिक का काम करूंगी। इससे ज्यादा कुछ नहीं है वैसे इस क्वेश्चन में, मैं फिर भी देखती हूँ। देखो, एक, जब भी 15 के आगे आपको 57 मिले, 57 को आप 60 कह सकते हो? नहीं कह सकते? कह सकते हो ना? और 15 के आगे 6 आ गया तो ये बन जाएगा 16। अगर 15 के बाद लिखा है 47, तो 47 को आप 5 कर सकते हो? 15.5 मतलब ये भी 16 है। ठीक है। अगर लिखा हो 15.42, अब आप इसे 4 5 नहीं कर सकते, और ये 15 ही रहेगा। 15.43, अब भी आप इसे 5 नहीं कर सकते, ये भी 15 ही रहेगा। यहाँ 15 5 या 5 से ज्यादा आ गए तो आप इसे 16 कर दो। यहाँ इसके पॉइंट वाली की बिल्कुल नियरेस्ट पॉइंट वाला 5 या 5 से ज्यादा बना सकते हो तो आप उसे 16 कर सकते हो। 5 या 5 से ज्यादा, और जैसे ही 5 से छोटा रह गया तो आप इसे सिर्फ 15 ही रहने दोगे। इतना समझ आया? अप्रोक्सीमेशन का सबसे बड़ा रूल यही है। 15.87 चुपचाप 16 लिख दो। जहां क्वेश्चन मार्क वहां एक्स रख दो, क्वेश्चन मार्क बनाने में टाइम लगेगा ना, बिंदु है। तो एक्स लिख दो चुपचाप। अब देखो, ये देखो, पॉइंट 1 है, कोई मतलब नहीं है इसका, 380 लिख दो। ये क्या है? अच्छा, ये मल्टीप्लाई है, इससे माइनस लिख दिया मैंने। जब मैं बहुत गहराई से समझ आने लगती हूँ तो बड़ी गलतियां हो जाती हैं। अब देखो, यहाँ 9 है तो आप इसे 28 लिखो। मल्टीप्लाई, यहाँ 5 है ना, आप 6 को देखो, इसे 6 बना सकते हो नहीं बना सकते? 6 बना सकते हो ना? तो यहाँ आ जाएगा 15। अब एक चीज हमेशा याद रखो, यहाँ कोई भी ऐसी चीज, पहले तो ये एक फैक्टर है, ये एक फैक्टर है, और ये एक फैक्टर है। ध्यान से सुनो, माइनस अगर बीच में आ जाता है तो दो फैक्टर अलग अलग हो जाते हैं, और इक्वल टू के बाद तो फैक्टर है ही अलग। मल्टीप्लाई के बाद ये दोनों सेम एक फैक्टर, सेम ही सेम जगह के फैक्टर हैं, इन्हें अलग अलग मत कर देना कि 28 अलग है 15 अलग है, जी नहीं। 28 और 15 एक ही फैक्टर है। ठीक है। जब भी एक ही फैक्टर फैक्टर की बात हो, ध्यान से सुनना, तो आप काट सकते हो। 4 चौक 16। मैंने क्या करा? मैंने क्या करा? मैंने इस पूरे की मल्टीप्लाई 4 डिवाइड 4 से कर दिया, इस पूरे को डिवाइड 4 से कर दिया। अगर मैं बेसिक से बताऊं तो
डिवाइड जब होता है और बीच में माइनस होता है तो आप इसे ऐसे लिखते हो, डिवाइडेड बाय 4 माइनस 380 डिवाइडेड बाय 4, 28 मल्टीप्लाई बाई 15 डिवाइडेड बाई 4, इस तरीके से। मैंने क्या करा, सबको 4 से काट दिया। 4 × 9 = 36, 4 × 5 = 20, 4 × 7 = 28। बस इतना करा था मैंने। अब 15 × 7 = 105। यहां पर ये -95 बचा। यहाँ क्या बचा, 4√x बचा। 4√x है, -95 है, =105 है। ये जब इधर जाएगा, मैंने दोबारा क्यों लिखा होगा, फिजूल दोबारा लिखा था। अब देखो, -95 है, जब ये इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो आप इसे 105 + 95 लिख सकते हो। और यहाँ आ जाएगा 4√x। ये कितना हो गया, 200। ठीक है, यहाँ आ गया 4√x। अब इसको ना नीचे जाके डिवाइड मत करा करो, डायरेक्ट खत्म कर दिया करो, 4 × 5 = 20। √x अब दोनों तरफ क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। इसका भी स्क्वायर और इसका। जब भी रूट का स्क्वायर होगा, ध्यान से सुनना, नहीं आता है तो लिख लो। जब भी रूट का स्क्वायर होगा तो वो उसका रूट खत्म हो जाएगा और सिर्फ एक्स रह जाएगा। और 50 का स्क्वायर 25 होता है। ये तो रेक्टिफिकेशन हम कर ही लेते हैं, चाहे हम मैथ के हो या ना हो। है ना भैया, क्या समझ आई ये बात? एक चीज पता नहीं क्या मैं समझाने वाली थी बीच में। चलो ठीक है, 2500 आंसर आ गया। अब क्या करना ना, अब पीछे जाओ, जो जो मैंने स्पीड से करा था ना, अब उसे दोबारा देखो। जो स्पीड से करके आई थी उसे दोबारा देखो, अब ज्यादा ग्रैब होगा, ज्यादा समझ आएगा आपको। अब देखो, ये 75 है, तो आप इसे 20 कर दो, 320। परसेंटाइल लिखा है तो मल्टीप्लाई बाय एक्स ओ सॉरी माइनस। अब देखो यहाँ 7 है, तो आप इसे 125 कर दो। मल्टीप्लाई, ये क्या है, अब ये क्या है, 2 है, कुछ नहीं मतलब 22, एक्स। ये भी एक एक्स है, ये भी एक एक्स है। इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। 320 मल्टीप्लाई बाय एक्स, ये जब इधर आएगा माइनस का एक्स हो जाएगा, ये जब इधर आएगा तो 125 मल्टीप्लाई बाय 22। अब एक बात सुनो, इसको मल्टीप्लाई करने से अच्छा है, आप क्या कर सकते हो, ध्यान से सुनना। इसको डबल कर दो और इसको आधा कर दो। ऐसे ही होता है। मैंने क्या करा, इसको आधा कर दिया और इसको डबल कर दिया, कुछ नहीं करा है। 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड करा है। आप चाहो तो दो, आप अगर इसे कट करोगे तो 2 की कोई वैल्यू थोड़ी रह गई, 2 से मल्टीप्लाई करा, 2 से डिवाइड करा। बस इसको डबल कर दो, इसको आधा कर दो। ऐसा हो सके तो कर दिया करो। अब देखो 11 की मल्टीप्लाई बहुत इजी हो जाएगी, 5, 5 और 1 6 और 1, ये क्या बना, इसको देखो 320 मल्टीप्लाई बाय, इसको ना टाइम नहीं है मेरे पास, बेसिक देखो, बेसिक की बात है तो आप लोग, मैं बहुत अच्छे से आरआरबी की क्लास में समझाऊंगी। मैं और अदर लेक्चर में टाइम वेस्ट नहीं करती और बच्चों का। ये आ जाएगा 100x और ये हो जाएगा 100। इसे डायरेक्ट ही कर देना था, 100 माइनस हो जाती है, आ जाता 120। 100 = x, 1650, जीरो से जीरो खत्म, 12 × 12 4। ये क्या हुआ, हाँ ठीक है, एक जीरो हटाओ इधर लगा दो। और 12 से मल्टीप्लाई करो, 12 × 12 बचा 4। 12 × 12 48 होता है, 9 12 × 3 = 36। बचा कितना, 5 और 9, 90 बचा। 12 × 6 = 78, 12 × 7 = 84, 12 × 5 = 60। 13। ओ माय गॉड। ओ ये 250 होगा, ट्वाइस करेंगे तो 250 होगा। 250 का तो 5, 5 2 7 और 2, 275। एक जीरो और बढ़ेगा, 12 × 2 = 24। 320 में से 100 जाएंगे तो 220 बचेगा।
तो 11 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं थी यार। तो यहाँ पर आपको 250 लिखना था, मल्टीप्लाई बाई 11। 11 दूनी 22 हो जाता और इसका आधा हो जाता, ये 150 हो जाता। क्या हो रहा है ये? दो एकम दो, दो दूनी चार, दो पंजे 10, 1250। ठीक है, 1250 आंसर आएगा इसका। ये क्या है? 3 का क्यूब, 27। ये क्या है? 340। ये है अब देखो 45 है। 5 को आप एक क्या बना सकते हो? 5। तो ये बन जाएगा 90 × 7। 9 × 7 = 63। और जब इसमें डालोगे तो ये हो जाएगा 3 9, 970। माइनस होना था ना कि प्लस। ये हो जाएगा 630। माइनस होगा तो यहाँ 40। 6 3 9, 290। हम्म। तो वही है। मैंने 91 करके देखा था, वो 90 करके देखा था, मगर ये हो जाएगा क्या? पूरे 400 माइनस करोगे तो यहाँ पर होगा 230। 60 ऐड करोगे 290। 290 में से 27 माइनस करोगे, 10 में से 7 गए 3, 8 में से 2 गए 7, 273। कहीं भी नजर नहीं आ रहा है। गलती क्या हुई? यहाँ क्या हो जाएगा? 91। 7 × 7, 7 × 63। अब माइनस करो 340। देखो 37 तो माइनस होंगे, 3 बचेगा, 3 4, तो बचेगा 397। अब 27 माइनस करोगे तो 7 में से 7 आ जाएगा। 5 में से 3 गया 2 आएगा ना, 200। तो यहाँ आएगा 270। अच्छा एक चीज सुनो और सब हटाओ, सबको चीज ही है। इसको देखो, 5 में इधर जब डाला तो ये बन गया 5। मैंने बोला था 90.5, अगर यहाँ 5 आ जाए या 5 से ज्यादा आ जाए तो ये 90 ना रहकर क्या बन जाएगा? 91। आप लोगों के लिए मैंने पहले से 90 लेकर सॉल्व करने की कोशिश करी, नहीं हुआ। और ये अब हो गया, जब मैंने इसे 91 माना तो गलत हो गया। 7 का 7। 13 में से 7 गए 4, 7 4 11। हम्म। तो फिर इसका मतलब ये 90 ही रहेगा। 7 3 63 करेंगे और 340 माइनस करेंगे तो इरम से चढ़ तो यहाँ तो बचेगा 9। और ये 290, 290 में से 27 माइनस करेंगे तो 3, 8 में से 2 गया 6। या ये हो क्या रहा है? 5 में से 3 गया 2 ही आएगा, 263 आ जा रहा है अब। गलती कहाँ हो रही है मुझसे? 3 3 9। ओहो, ये 2 का क्यूब है, ये 8 है। जब 8 माइनस करोगे इसमें से तो ये आ जाएगा 282। तो भैया यहाँ से आपको एक निष्कर्ष मिला। 90.45 को आप 90 ही लोगे। यहाँ पर 50 प्लस कोई वैल्यू होगी तब ये बढ़ेगा, यानी 51 होगा तब ये 91 हो जाएगा। जब ये 52 होगा तब ये 91 हो जाएगा। अगर ये 49 भी है तो भी ये 90 नहीं होगा, 91 नहीं होगा। फिर से सुन लो। पॉइंट पॉइंट के एक एक वैल्यू तक नहीं, 2 वैल्यू तक देखा जाएगा। अगर यहाँ 45 है, 46 है, 47 है, 48 है, 49 है, 50 है, 51 के बाद अगर है
तो ये 91 हो जाएगा। ठीक है, 50 के बाद है तो ये 91 होगा, 50 से पहले पहले ये 90 ही रहेगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिक छोड़ो भैया, अभी से कर लो बस ऐसे ही। ये दो तो खत्म हो गया, चार यहाँ पर चलो कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लो 20 × 4 × 5 = 20 होता है। 4 दूनी 8 और 5, यहाँ पर दो रूट बने 8 और 5, दोनों प्लस के होंगे। मैंने बेसिक बहुत अच्छे से समझा दिया है आरआरबी में, आरआरबी की क्लास में जो मैंने ली है, और पीओ की जो क्लास कल हुई है। अब यहाँ देखो 20, 2 × 5 = 20। हाँ, 2 × नहीं, 4 करना है। 4 × 4 × 5 = 20, चार नहीं, 4 × 2 × 2। अब मैंने इस चार को ओपन कर दिया, 4 दूनी 8, 5 दूनी 10। ठीक है, दो रूट बने 8 और 10। ये 10 तो दोनों से बड़ा है, ये 8 इससे बड़ा और इसके बराबर इससे बड़ा है, इसका मतलब y > 2x। ना 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 ना, यहाँ जब दो बचा था तो दो से मल्टीप्लाई करना भी भूलना मत, डिवाइड करना। तो यहाँ रूट बनेगा 4 और इसका रूट बनेगा 5। ये 8 तो इससे बड़ा है, ये 5 इससे बड़ा है, इसके बाद देखो भैया डायरेक्ट कहानी पूरी। क्या? क्या बदल गए? जज्बात बदल गए, पता नहीं क्या था वो डायलॉग, बड़ा तेज तेज बोलता है। x > 2 y आएगा, क्योंकि यहां से आप 2 से डिवाइड भी दोगे। ये भी दोनों सब प्लस के ही हैं। 5 से मल्टी डिवाइड करना मत भूलना। 16 × 5 = 80, 10 और 8, 10 × 8 = 88, 10 और 8 = 18, और 10 × 8 = 80। 5 से डिवाइड दो भैया। 5 दूनी 10, 5 × 5 = 5, 5 × 6 = 30। तो 2 और 1.6, दो रूट बने इसके। यहाँ से कितने? 3 दूनी 6, 3 2 5, 3 और 2। 3 तो दोनों से बड़ा है, 2 इससे बड़ा, इसके बराबर है, यानी y > 2x। ये लीनियर इक्वेशन है और कुछ नहीं है। इसकी मल्टीप्लाई कर दो, 2 से, इसकी 3 से। 2 दूनी 4, 2 × 3 = 6। अरे 36 की भी तो मल्टी, 36 दूनी 72। अब ये क्या है, इसकी मल्टीप्लाई 3 3 × 5 = 15, 3 दूनी 6, 14 × 3 = 42। माइनस प्लस माइनस, यहाँ क्या आया, माइनस का 11x = ये क्या है यार, 14 × 3 = 42 होगा ना। 5 × 3 = 15, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 30। एक्स की वैल्यू आई 30 ÷ 11। ये भी माइनस, तो प्लस का आ जाएगा, प्लस का 30 11। अब यहाँ पे रखो भैया किसी एक इक्वेशन में। तीन एकम तीन, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। 2 3 1, तो यहाँ आएगा 1 1 2। y > y। ठीक है, y > x। ए भैया, y की वैल्यू ये है, x की वैल्यू ये है, तो y > x दिखाई दे रहा है। बहुत टाइम हो गया इसके लिए। चलो ये आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे मुझे। मैं थोड़ा सा स्क्रीन को हटा देती हूँ। कमेंट बॉक्स में बता देना, ये वाला भी आप लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे। चलिए जी, थैंक यू सो मच वीडियोस को देखने के लिए। अगर आपको अच्छा लगा आज का वीडियो तो प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है अच्छे वीडियो बनाने के लिए। मीन्स 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 पहले सब्सक्रिप्शन तो दिलवाओ, ज्यादा से ज्यादा शेयर करो, लाइक करो। आपका शेयर करना बहुत जरूरी है, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए अपने उन फ्रेंड्स के पास जिनको अर्थमेटिक और सीखनी है, सिंप्लीफिकेशन। हर 2 बजे, हर 2 बजे, हर हर रोज 2 बजे आपको हमारे चैनल पर एक वीडियो मिलेगी अब।
ठीक है, चलिए बाय, हैव अ ग्रेट डे। आई मीन अर्थमेटिक की मिलेंगी तो 4 वीडियो, अर्थमेटिक की भी मिलेगी अब। थैंक यू सो मच वीडियो को देखने के लिए। टेलीग्राम को ज्वाइन करना, वहाँ पीडीएफ अपडेट कर देंगे। बाय, हैव अ ग्रेट डे।